So, we will be studying the topic evolution of management and its early contributors. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट. इसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है ये. सबसे पहले प्री साइंटिफिक एरा, फिर क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी और फिर मॉडर्न थ्योरी. अब हम इनके अंदर का पढ़ते हैं. सबसे पहले प्री साइंटिफिक एरा. प्री साइंटिफिक एरा में ये 1880s के टाइम पे आया था और इसका जो जितना भी वर्क हुआ करता था वो ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे होता था. ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हम लोग देखेंगे कि उसने इंसान ने कैसे काम किया, फिर जो उसमें दिक्कत आई उसको सॉल्व करेंगे. ये ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है. फिर इसमें बताया गया कि इसमें नो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर था और प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे. कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि ना कोई अथॉरिटी थी कि किसकी तरफ से ऑर्डर आ रहा है. जैसे अपना भी अथॉरिटी में चलता है कि सीईओ है, फिर अपने मैनेजमेंट डायरेक्टर की तरफ आ रहा है, फिर डायरेक्टर पे आ रहा है, फिर और नीचे आता जा रहा है एम्प्लॉयज़ तक. तो वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है. प्रिंसिपल्स नहीं थे, कुछ रूल्स नहीं थे, एक तरीके से वो कह सकते हैं हम लोग. और अपने खुद के ओनर थे सब लोग, क्योंकि उस टाइम क्या है, स्मॉल बिजनेसेस रन हुआ करते थे सिर्फ, ऐसे लार्ज बिजनेसेस रन नहीं होते थे. इसमें सबसे ज़्यादा फोकस क्राफ्ट्समैनशिप और सर्वाइवल पे होता था कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है हमें, और हमें सर्वाइव करना है, हमें उतना ही पैसा कमाना है कि हमें रोटी मकान खाना मिल पाए. उतना ही लोग करते थे. अब इस एरा की वजह से हम लोगों को पता लगा कि सिस्टमैटिक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है. अगर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट नहीं होती थी तो क्या एफिशिएंसी कम हो जाती थी. फिर हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी अपनी आई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ था. इस टाइम पे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बढ़ने लगी थी और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था वो बड़ा होने लगा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी जब एम्प्लॉयज़ बढ़ गए थे. फिर इसमें एम्फोसिस सबसे ज़्यादा किस पे था, डिवीजन ऑफ लेबर और क्लियर हायरार्की पे. डिवीजन ऑफ लेबर कि हर एक लेबर को काम बांटा हुआ था कि हर किसी पे ज़्यादा बर्डन भी ना आए, ज़्यादा और कम बर्डन भी ना आए. और क्लियर हायरार्की थी, पता था कि कौन ऑर्डर देगा, किसको देगा, और फिर वो जो नीचे वाला है वो किसको ऑर्डर देगा. फिर वर्क स्टैंडर्डाइज्ड विद रूल्स प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल्स. वर्क स्टैंडर्डाइज हो गया था रूल्स प्रोसीजर और शेड्यूल से, कि कुछ रूल्स बना दिए गए थे कि इतने टाइम पे आना है. प्रोसीजर हो गए थे कि इस प्रोसेस में काम करना है, सबसे पहले ये वाला फिर ये वाला. फिर शेड्यूल्स बना दिए गए थे, इतने से इतने टाइम तक काम करना है हम लोगों को. रूल्स में मतलब मैंने इसलिए बता दिया था इतने से इतने टाइम तक आना है कि हम लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि 9 बजे से पहले ऑफिस में होने चाहिए तुम. वो भी एक काइंड का रूल होता है. फिर हम देखते हैं इसके की कॉन्ट्रीब्यूटर्स. सबसे पहले अपने F.W. टेलर थे जिनने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी. फिर हेनरी फ्योल आए, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी. फिर मैक्स वीबर आए, इन्हें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी. फिर इसमें क्या लिमिटेशन क्या थी कि ये स्ट्रक्चर और रूल्स पे ज़्यादा फोकस करता था, ह्यूमंस पे नहीं. मतलब क्लासिकल थ्योरी में क्या होता था कि ह्यूमंस को एज अ मशीन ट्रीट करते थे. वो उन्हें काम करवाना होता था अपना, और वो ह्यूमंस को रूल्स फॉलो करने चाहिए और स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ देखनी थी बस. फिर आया न्यू क्लासिकल थ्योरी. इसको हम लोग ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी कहते हैं. इसमें पीपल को, ना कि मशीन्स को, बताया गया कि प्रोडक्टिविटी ड्राइव करती है. फिर बताया गया कि एम्प्लॉय मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस की तरफ ड्राइव करती है और एम्प्लॉयज़ को काफ़ी टाइम तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखती हैं. इसमें सबसे पहले आए थे एल्टॉन मायो. इसमें क्या है, और भी लोग आए थे लेकिन हम लोग उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि एल्टॉन मायो ने का जो काम था वो मेन था इसमें. इनने क्या हॉथरॉन स्टडीज़ करी, जिसमें क्या दिखाया गया कि जो अगर हम वर्कर्स को अटेंशन देंगे और फ्रेंडली सुपरविजन देंगे, कि एक दोस्त की तरह सुपरविजन देंगे उन्हें, तो इससे क्या प्रोडक्टिविटी उनकी इम्प्रूव हो रही थी. तो इसकी वजह से क्या हुआ, टीम वर्क एंकरेज हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा, और इन्फॉर्मल वर्क ग्रुप्स बने. इसमें लिमिटेशन क्या रही कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, ना कि एफिशिएंसी पे. लेकिन एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए. यही चीज़ मॉडर्न थ्योरी में बताई गई. मॉडर्न थ्योरी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई. इसमें
बताया गया कि जो कंपनीज हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती हैं और लिंक्ड, उनके जितने भी काम होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, कि मार्केटिंग कहीं ना कहीं फाइनेंस और एचआर से भी लिंक्ड होगा। फिर इंपॉर्टेंट मॉडर्न अप्रोचेस, इसमें सिस्टम अप थ्योरी आई, कंटिजेंसी थ्योरी आई और क्वांटिटेटिव अप्रोच आई। इसमें क्या बोला गया लास्ट में कि मैनेजर्स कंसिडर बोथ एफिशिएंसी एंड ह्यूमन फैक्टर्स फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। मैनेजर्स क्या है, कंसिडर करेंगे एफिशिएंसी को भी ह्यूमन फैक्टर्स को भी। यही चीज़ मॉडर्न थ्योरी ने बोला था कि हम लोगों को ह्यूमंस को भी अच्छे से ट्रीट करना है, लेकिन उसके साथ एफिशिएंसी होनी चाहिए वर्क में, वो भी चीज़ हम लोगों को सही से मैनेज करनी है। फिर आते हैं इसके अर्ली कंट्रीब्यूटर्स, ये पूरे मैनेजमेंट के हैं। इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर, फिर हेनरी फ्योल, मैक्स वीबर, एल्टॉन मायो, और आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए पीपल और रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स और डायरेक्शन सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। फिर मैनेजमेंट डायनेमिक होता है और एडमिनिस्ट्रेशन स्टैटिक होता है। मैनेजमेंट डायनेमिक ऐसे हो गया कि मैनेजमेंट हमेशा इवॉल्व होता रहता है और अपने आप को अडेप्ट करता रहता है, तो वो डायनेमिक हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की हमेशा अडेप्ट करने के लिए और उसको इवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कोप, मैनेजमेंट के उसमें स्कोप क्या है, नैरो होता है काफ़ी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रॉड स्कोप होता है। नैरो स्कोप मैनेजमेंट में इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड चीज़ों पे काम करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, पॉलिसी मेकिंग हो रही है, ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं, वो सब में काम आ रहा है। फिर लेवल ऑफ अथॉरिटी, मैनेजमेंट मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में चलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ टॉप लेवल की तरफ से आता है, क्योंकि जितने भी रूल्स और पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की बनती हैं वो टॉप लेवल वाले लोग ही बनाते हैं, जो किंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। होता है मेन फंक्शन, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स और एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। मैनेजमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग पे ध्यान करता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करने पे नहीं। फिर इसके लिए स्किल्स, मैनेजमेंट में टेक्निकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए पड़ते हैं। कंसेप्चुअल मतलब होता है जो हमारे ब्रेनली स्किल्स चाहिए होते हैं किसी भी डिसीजन को देने के लिए, या फिर कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं उसको। फिर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कंसेप्चुअल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स चाहिए पड़ते हैं, दोनों ही। डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्योंकि पॉलिसीज बनानी है हमें, ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने हैं। फिर आते हैं अपने मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब अपने मैनेजमेंट स्किल्स में आते हैं। फिर आते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स पे। इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्लूडेड होता है गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस, बिल्डिंग टीम स्पिरिट। तो एक एक लाइन में समझते हैं इसको हम लोग। गोल सेटिंग में टीम के लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किया। फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को अरेंज कर लिया कि कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, और अरेंज कर ली और उनको फिर डिवाइड कर लिया कैसे यूज होंगी वो। फिर लीडिंग एंड मोटिवेटिंग, इसमें टीम को गाइड किया और इंस्पायर किया कि कैसे काम करना चाहिए, तो गाइड किया और इंस्पायर किया कि ये काम हम लोग को क्या दिला सकता है आगे चल के। फिर कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, काम मॉनिटर करना है और जितने भी डेविएशंस आएंगे उन्हें करेक्ट करना है। डेविएशंस मतलब हो गया कि जो प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं उनको हम करेक्ट करेंगे। फिर बिल्डिंग टीम स्पिरिट, टीम वर्क और कोऑपरेशन बढ़ाना है। टीम वर्क एज इन सेंस कि हम लोगों को एक साथ मिलजुल के काम करना है, वो टीम वर्क कहलाएगा। फिर एंश्योरिंग एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि फेयर डिसीजन मेकिंग हो रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको एक जितनी मिली है, किसी को भी एक बहुत ज़्यादा या किसी को कम नहीं है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि एक गुड मैनेजर वो होता है
जो अपनी टीम के साथ ग्रो करें। ठीक है, थैंक यू।